क्या आपने कभी सोचा है कि खेत में काम करने वाला किसान, एक रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक अरबपति सरमायाकार, इन सब को क्या चीज आपस में जोड़ती है? ये है एक मजबूत ताकत, मईशत यानी इकोनॉमी। ये एक नजर न आने वाला इंजन है जो हमारी डेली लाइफ को चलाता है। आपकी प्लेट में मौजूद खाने से लेकर आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन तक और उस नौकरी तक जिस पर आप काम करते हैं। लेकिन मईशत असल में है क्या? पैसा गर्दिश कैसे करता है? कीमतें बढ़ती और गिरती क्यों है? इस लेक्चर सीरीज में हम सब कुछ आसान, समझदार और हैरान कुन अंदाज में समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मईशत को समझना दरअसल दुनिया के काम करने के तरीके को समझना है। इकोनॉमिक्स वो साइंस है जिसमें रिसोर्सेज के साथ इंसानों का बिहेवियर स्टडी किया जाता है, यानी हम कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा जरूरियात पूरी हो सकें। यहां से ये कंक्लूजन पता चलता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, शायद हमें इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लिनाल रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यानी हमें एक टाइम पर चूज करना पड़ता है कि हमें किसी चीज की कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए और कितना एक्सचेंज करना चाहिए। स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो लॉज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिलेट करता है। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस किताब लिखी है। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक बिहेवियर एक इंडिविजुअल या एक हाउस होल्ड का। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक बिहेवियर एक स्टेट, कंट्री या पूरे वर्ल्ड का। इकोनॉमी एक सोशल सिस्टम या पर्टिकुलर एरिया होता है जहां प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के डिसीजन वहां के लोगों की जरूरियात के मुताबिक लिए जाते हैं। इसलिए हर एक कंट्री का अपना एक अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में पहला है प्लान्ड, स्टेट या सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसेस वगैरह के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। ये सोशलिज्म एक किस्म का कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है जो सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर में पाया जाता था। फिर 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। इस सिस्टम में कंट्री के अंदर के रिसोर्सेज की ओनरशिप कलेक्टिव या कॉमन होती है, जिसको पब्लिक ओनरशिप कहा जाता है। दूसरा है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। इस सिस्टम में ये माना जाता है कि हर एक चीज की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, इवन के लोगों की प्रॉपर्टीज और लेबर वगैरह भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है चाइना, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। इस सिस्टम में गवर्नमेंट ही इकोनॉमी को पूरी तरह से कमांड करता है और यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। इस डायग्राम में देख लो, गवर्नमेंट ही कमांड करता है पूरी इकोनॉमी को। तीसरा है मार्केट इकोनॉमी या फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इस सिस्टम का जिक्र एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में आया है। इसमें सेंट्रल प्लानिंग या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होता है, इसलिए इसको लेसिस फेयर भी कहा जाता है। इस सिस्टम में मार्केट डिसीजन सप्लाई और डिमांड से लिए जाते हैं। एक बात साथी याद रख लो, दुनिया में कोई भी प्योर मार्केट इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंटरफेरेंस होना जरूरी है। बाकी इस डायग्राम में मार्केट इकोनॉमी देख लो, जहां पे सप्लाई और डिमांड के द्वारा मार्केट डिसीजन सेट किए जाते हैं। चौथा है मिक्सड इकोनॉमी। इस सिस्टम में दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का खास रोल होता है। जैसे कि इंडिया में यहाँ पे एक साथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी को चलाते हैं। इस डायग्राम में दुनिया के मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिस्टम्स देख लो। पहले लेफ्ट साइड में आता है कम्युनिज्म, यानी इस सिस्टम पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। फिर जो ही राइट साइड की तरफ चलते हैं तो गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी पे कम होता जाता है, यानी फिर आता है सोशलिस्ट लीनिंग, फिर कैपिटलिस्ट लीनिंग। फिर राइट साइड में आता है प्योर कंपटीशन, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम से कम हो जाता है। बाकी डिफरेंट कंट्रीज भी देख लो, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वेनेजुएला, फ्रांस, स्वीडन वगैरह।
यानी कि कौन सी कंट्री किस सिस्टम में लाई करती है। बाकी मिक्सड इकोनॉमीज के बारे में याद रखना, उनमें कुछ सोशलिस्ट और कुछ कैपिटलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। इस इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है। इंडिया को एक डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे कि इंडिया आजादी से ही एक मिक्सड इकोनॉमी रहा था, इसके बावजूद इंडिया में सोवियत यूनियन से इंस्पायर होके कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई, जिस वजह से इंडिया का ग्रोथ रेट 1980s तक 5% से आगे नहीं बढ़ रहा था, जिसको इकोनॉमिस्ट्स ने हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया था। फिर 1992 के रिफॉर्म्स के बाद जब इंडिया का ग्रोथ रेट आगे बढ़ने लगा, इसको न्यू हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। साथ ही ये भी याद रख लो, ये हिंदू ग्रोथ रेट टर्म इंडिया के एक इकोनॉमिस्ट राजकृष्ण ने दी थी। अब मुख्तलिफ इकोनॉमिक सेक्टर्स को डिटेल के साथ देखते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर का मतलब जब हम मिलती जुलती इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक ग्रुप में रखते हैं तो उसको इकोनॉमिक सेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख लो, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, फॉरेस्ट्री यानी जंगलों से जो हम लकड़ियां वगैरह निकालते हैं, फिशिंग यानी मछलियां पालना, माइनिंग यानी जो हम जमीन से मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है, इसलिए ये एक ही सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में आती है। इंडिया में इकोनॉमिक सेक्टर्स को मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला बेसिस है एक्टिविटी नेचर। इस एक्टिविटी नेचर के बेसिस पे हमने 5 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर, क्वॉटरनरी एक्टिविटीज और क्वीनरी एक्टिविटीज। फिर है वर्क कंडीशन के बेसिस पे, इसमें आता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर है एसेट ओनरशिप के बेसिस पे, इसमें है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में डायरेक्टली काम किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। इस सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, डायरी वगैरह। ये सेक्टर बेस बनाता है बाकी प्रोडक्ट्स की। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि कॉटन फैब्रिक, शुगर कैन, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह। इस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। इस सेकेंडरी सेक्टर की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मंथली 8 कोर इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस देखी जाती है, जिनमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज आती है। तीसरा है टेरिशरी या सर्विस सेक्टर। ये सेक्टर प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, इंश्योरेंस, फाइनेंस, हेल्थ वगैरह आते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। पिंक कॉलर वर्कर्स कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो ट्रेडिशनली कंसिडर किए जाते हैं औरतों के लिए। इसमें ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती। इसमें डे केयर वर्कर्स, नर्सेज वगैरह आती है। चौथा है क्वॉटरनरी सेक्टर। ये सेक्टर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज और नॉलेज पे बेस्ड है। इस सेक्टर से क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करने में मदद मिलती है। इसमें आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया। पांचवा है क्वीनरी सेक्टर। इसको क्वॉटरनरी सेक्टर का ब्रांच भी कंसिडर किया जाता है। यहीं पे सोसाइटी के मुतालिक टॉप लेवल डिसीजन लिए जाते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। इसमें सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट्स, फाइनेंशियल और लीगल कंसल्टेंट्स आते हैं। अब इकोनॉमिक सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन वर्क कंडीशन या एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर देख लो। इसमें पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की नौकरी फिक्स्ड और रजिस्टर्ड होती है और सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है, यानी ये सेक्टर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होता है। इसकी एग्जाम्पल में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें काम करने वाले लोगों को होम बेस्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड या वेज वर्कर कहा जाता है। इसमें कैजुअल या सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी नौकरियां अनस्टेबल और इरेगुलर होती है
और इनकम भी कम होता है। अब इकोनॉमिक सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन एसेट ओनरशिप के बेसिस पर देख लो। इसमें एक आता है पब्लिक ओनरशिप, दूसरा प्राइवेट ओनरशिप। एग्जाम्पल्स भी पास करके देख लो। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे एसेट्स का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्सेस रेज करती है, फिर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बनाई जाती है और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मैसर रखी जाती है। प्राइवेट सेक्टर में एसेट्स का कंट्रोल और ओनरशिप प्राइवेट पर्सनस और कंपनीज की होती है, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। अब पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का एक अरेंजमेंट बना होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट पहले प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट के द्वारा पेमेंट की जाती है। इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है लोगों को सुविधाएं पहुंचाना, लेकिन एक्सपर्टीज और प्लानिंग की जरूरत होने की वजह से ओपन बिडिंग होती है और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप की जाती है। थैंक यू।